Yes, my name is Anup Upadhyay. I hope I'm audible and perfectly visible. दोस्तों आज हम सभी लोग लीगल मैगजीम्स को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्रिप्स में बता दूं स्टूडेंट्स कि जो लीगल मैगजीम होता है उसका सबसे ज्यादा यूज होता है स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। यस, अगर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं कि बेयर एक्ट एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, लॉ की भाषा को समझना चाहते हैं, देखिए सबकी अपनी एक भाषा होती है, तो इस लॉ की भाषा को समझने के लिए लीगल मैगजीम्स भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं एक आध दो क्वेश्चंस तो आता ही आता है लीगल मैगजीम्स का। तो आइए लीगल मैगजीम्स को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही करना है, बट वहीं तक सीमित ना रह के हमें हमारे बेयर एक्ट की स्टडी में भी हेल्पफुल ये लीगल मैगजीम रहने वाले हैं, इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में एक तरह से फ्री के नंबर है दोस्तों, जिसको आप छोड़ के जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो चलिए सभी को मैं स्टार्ट करता हूं लीगल मैगजीम्स को। जय हिंद एंड जय भारत। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है यहां पे, उसको मैं बताना चाहूंगा कि अप्रियोरी। अब देखिए अप्रियोरी जो होता है, अप्रियोरी, प्रियोरी का मतलब पहले का, प्रियोरी का मतलब पहले का, प्रियोरी मतलब समझ रहे हैं, पहले का, प्रायर, प्रायर से बना है प्रियोरी। फ्रॉम द एंटीसीडेंट टू द कॉन्सिक्वेंट, ऐसी चीज जो पहले से लेकर चल रही है और अपने रिजल्ट तक है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड रिजल्ट, जो इसका एंड रिजल्ट रहता है, कोई भी चीज इससे जब संबंधित रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, पहले से लेकर परिणामी तक। देखिए हिंदी का भी मैं साथ साथ वर्जन लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि स्टूडेंट्स आप सभी को समझने में आसानी रहे। तो आपके लिए इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी लेक्चर अवेलेबल रहेगा। तो ये इसके लिए होता है कि ताकि आपका जो फील होता है ना लीगल मैगजीम्स को लेकर, वो अच्छे से आ जाए, आपको दोनों भाषा में आनी चाहिए। दूसरा, एब इनिशियो, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम बिगिनिंग इट विल बी शून्य, शून्य मतलब जीरो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो माइनर के साथ आप क्या नहीं कर सकते हैं, माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है दोस्तों, वॉइड हो जाता है। तो वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होता है वो, तो इसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से। तीसरा पॉइंट, ये थोड़ा सा देखिए आपको पढ़ने में इजी, अजीब सा लगेगा बट इजी है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है जो 100% कंप्लीट। देखिए एब्सोल्यूट, सेंटेंटिया, एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिजेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट शब्दों को, स्पष्ट शब्दों को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं सीधा सीधा कह रहा हूं तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम महामूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसका मतलब अब तुम एक्सप्लेनेशन लोगे क्या कि सर ने बुद्धिहीन बोला, इसका मतलब इसको एक्सप्लेन किया जाए मैं कैसा बुद्धिहीन हूं। अरे भाई पढ़ने में बुद्धिहीन हो, कहने का मतलब तुम पढ़ाई में कमजोर हो। ये थोड़ी नहीं कह रहा हूं तुम अनसाउंड माइंड के पर्सन हो, अब तुम जाइए इलाज कराइए, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, जो चीजें डायरेक्ट बोली जाती है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एब्सोल्यूट, सेंटेंट या एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिजेंट, मतलब प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन, जो प्लेन है, सीधी बात बोली जा रही है, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक्टियो मिक्सटा, एक्टियो मिक्सटा का मतलब क्या होता है, मिक्सटा का मतलब मिक्सचर। तो जो मिक्स्ड एक्शंस होते हैं, एक्टियो का मतलब एक्शन और मिक्सटा का मतलब मिक्स्ड, जो मिक्स्ड एक्शंस होते हैं, आपकी मिश्रित जो क्रिया होती है, कोई चीज को बोलने के लिए मिक्स्ड एक्शन आप करते हैं, हाँ हो सकता है नहीं भी हो सकता है, देखते हैं, लेट्स सी, मिक्स्ड तरीके से, तो उसे एक्टिव मिक्सटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। एक और देखिए, एक्टिव, एक्टिव सेम एक्टिव यहां पे भी आ गया, एक्टिव पर्सनलिस मॉरिचर कम परसोना। देखिए इसे मॉनिटर बोलिए, मॉरिचर बोलिए, आपकी इच्छा है, क्योंकि हमारे इंडियन वर्ड्स तो है नहीं, इंग्लिश के है नहीं, ये लैटिन मैगजिम्स है, लीगल मैगजिम्स है, कई वर्ड्स लैटिन वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ का प्रोनाउंसिएशन हम वैसे भी प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आपको मीनिंग आना चाहिए दोस्तों। सो एक्टिव पर्सनलिस मॉनिटर कम परसोना, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब आप भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये मॉनिटर वर्ड जरूर मिलता है आपको। चलिए देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, कोई भी मेरा पर्सनल राइट है, अगर मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं, अगर तुम्हारा कोई पर्सनल राइट है जो सिर्फ तुम्हारा राइट है, तुम मर जाओ, तो तुम्हारा राइट भी उसके साथ
खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए बोला अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के साथ ही, व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, एक्शनेबल पर से। देखिए, एक्शनेबल पर से का मतलब होता है द वेरी एक्ट इज पनिशेबल, मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उससे दंड मिलेगा आपको, एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स यह कृत्य दंडनीय है। इट मीन्स द एक्ट इज पनिशेबल, और इसमें क्षति का कोई सबूत देने की आवश्यकता आपको नहीं है। मतलब भाई साहब, आपका एक्ट जो है ना ये पनिशेबल है, यहां हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है अभी, बस तुमने एक्ट किया, नाउ यू विल गेट पनिश्ड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ एट ऑल, जाइए पनिशमेंट अब आपको मिलेगी, दैट्स इट। अब देखिए एक और पॉइंट, एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेविबिट, एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो वन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि जो न्यायालय के कार्य होते हैं, न्यायालय के कार्य से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि न्यायालय नुकसान करने के लिए, तो मन से निकाल दीजिए। न्यायालय एकदम कह सकते हैं विदाउट पार्शियलिटी काम करता है, और माननीय न्यायालय जो निर्णय देते हैं वो हमेशा आपके बेनिफिट में देते हैं। तो हमेशा ये कि प्रिजम्पशन लेके चलना है, एक्टस क्यूरे नेमिनेम ग्रेवेबिट, एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो वन। किसी को एक्ट ऑफ कोर्ट से गड़बड़ी नहीं होगी। अब देखिए, एक्टस नॉन फेसिटरियम निसीमेंसिट रिया, इसका मतलब क्या होता है? ये आपके इंडियन पीनल कोड, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, बीएनएस में कन्वर्ट हो गया, आईपीसी, पहले आईपीसी था अब बीएनएस हो गया। तो बीएनएस के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट है क्राइम, क्राइम के अंतर्गत ये पॉइंट आता है, कोई भी कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता है जब तक कि उसके पीछे कोई दोषपूर्ण इरादा न हो, आशय न हो, इंटेंशन न हो। व्हाट डज इट मीन? एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस देयर बी गिल्ट इंटेंशन। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आप जा रहे थे, अचानक से मैं आ रहा था और आपको धक्का लग गया, आप गिर गए, मैंने बोला और सॉरी सॉरी सॉरी, बट मैंने क्या जानबूझ के धक्का मारा? नहीं मारा, तो कोई अपराध नहीं है, बिकॉज आई हैव नो गिल्ट माइंड। लेकिन अगर आप आ रहे थे और मैं रास्ते में गया, टांग अड़ा दिया ऐसे करके समझ रहे हो, और ताकि तुम मुंह के बल गिर जाओ, नाउ आई हैव क्रिमिनल माइंड, गिल्ट माइंड, नाउ आई विल गेट पनिश्ड। तो दोस्तों, टांग अड़ाने वाले लोगों को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उनका इंटेंशन बैड था, ठीक है। तो ये बात यहां चलती है। तो कोई भी क्राइम करने के लिए आपका वहां पर दोस्तों मेंस रिया, दो वर्ड याद रखना, मेंस रिया। वापस सुनना, एक और चीज बता रहा हूं इसमें, देखिए, एक्टस रियस, ठीक है, मेंस रिया, ये दो वर्ड होते हैं। एक्टस रियस का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट। और जो मेंस रिया है ना, मेंस रिया, इसका मतलब क्या होता है? गिल्ट माइंड, गिल्ट माइंड। तो रॉन्गफुल एक्ट को करने के साथ साथ जब कोई भी कार्य हम गलत कार्य, गलत माइंड के, गलत इरादे, गलत आशय से करते हैं, वही क्राइम कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि क्राइम के दो असेंशियल एलिमेंट बताओ, तो क्राइम के दो असेंशियल एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट एंड रॉन्गफुल माइंड या गिल्ट माइंड, या हम लोग लैटिन भाषा में बोल सकते हैं एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इक्वल्स टू क्राइम। चलिए, अब यही आया, देखो, एक्टस रियस रॉन्गफुल एक्ट, हमने ऊपर वाले कितने अच्छे से किया, ये अपने आप क्लियर हो गया। एक्टस मतलब एक्ट, रियस का मतलब रॉन्ग, रॉन्गफुल एक्ट। एडहॉक का मतलब दोस्तों होता है जैसे आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताऊं, एक आर्टिकल है, जब सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 125 में सैलरी एटसेट्रा ऑफ जजेस, 126 में आपको दिया गया है कि भाई जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, 127 में आई होप एडहॉक जजेस हैं, ठीक है। एक्टिंग जजेस जो होते हैं वो 126 में, 127 में एडहॉक जजेस दिए हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 127 कॉन्स्टिट्यूशन में। एडहॉक वहां पर जो दिया गया ना, उसका मतलब होता है टेम्पररी। तो एडहॉक जजेस अगर कहीं लिखा हो, एडहॉक जजेस अपॉइंटेड जो होते हैं, एडहॉक का मतलब होता है ऐसे जजेस जिनका अपॉइंटमेंट टेम्पररी बेस पे होता है। टेम्पररी का मतलब होता है कम समय के लिए, उनको एडहॉक जजेस कहते हैं। उसी तरीके से फॉर द पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड, मतलब किसी विशेष उद्देश्य या मामले के लिए, जब, अब देखिए, जो एडहॉक जजेस होते हैं टेम्पररी क्यों अपॉइंट होते हैं? फॉर द पर्टिकुलर एंड और फॉर द पर्टिकुलर केस एट हैंड, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, और कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाता है टेम्पररी बेस पे, ठीक है। तो एडहॉक का टेम्पररी मीनिंग भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा।
अच्छा, एक बार पता है आपको, एक एग्जाम था, उसमें जुडिशरी के एग्जाम में और इन सब एग्जाम से पूछा गया था एडहॉक का एक्चुअल में हिंदी अनुवाद क्या है। इसको तदर्थ कहते हैं, संविधान में जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एड ईडियम। एड ईडियम का मतलब होता है एट द सेम पॉइंट, उसी बिंदु पर। एड ईडियम, आइडियम भी बोल सकते हैं आप, आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एट द सेम पॉइंट, एट आइडियम, उसी बिंदु पर, उसी पॉइंट पर। एट वेलोरम, देखिए अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जैसे एड, अपन कई बार कहते हैं एड वेलोरम वैल्यू इसकी कैलकुलेट की जाएगी। एड वेलोरम मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन की जाएगी, उसको बोलते हैं एड वेलोरम। एल्यून डे का मतलब होता है फ्रॉम अनदर सोर्स, मतलब ये जो चीज ली गई है अदर सोर्स से ली गई है, तो फ्रॉम अनदर सोर्स मींस एल्यून डे। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है दोस्तों। चलो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क भी करता जाऊंगा, ठीक है। हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो सारे इंपॉर्टेंट, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमिकस क्यूरे क्या होता है? अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, जो न्याय मित्र होता है, न्याय मतलब न्यायालय का मित्र। अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। बार का एक न्यायालय मित्र, बार मतलब जो बार काउंसिल होती है, हर कोर्ट के अंदर एक बार काउंसिल, जैसे राजस्थान की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, है ना जी। जैसे दिल्ली की बात करें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, या आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का अपना एक बार होता है। तो जो बार का एक सदस्य होता है, बार मतलब एसोसिएशन, उसका एक सदस्य जो होता है वो कोर्ट का फ्रेंड के रूप में काम करता है, उन्हीं को ही कहते हैं एमिकस क्यूरी। फ्रेंड ऑफ कोर्ट आप शॉर्ट में याद रखिए, ठीक है, जो न्यायालय को असिस्ट करते हैं। तो या इसको और शॉर्ट में याद करना चाहते हैं क्योंकि आपको शॉर्ट की आदत पड़ चुकी है, कोर्ट्स फ्रेंड, कोर्ट्स फ्रेंड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एनिमस पॉसिडेंडी। अब इसे पॉसिडेंडी या पजेस, पजेस से पॉसिडेंडी भी बना हुआ है। एनिमस का मतलब होता है दोस्तों इंटेंशन, इंटेंशन। पॉसिडेंडी पोजेशन से है, इंटेंशन टू पजेस ऑडी अल्ट्रम। ये हो गया यहां तक, ये नया पॉइंट है दोस्तों, ये एक और नया पॉइंट है, यहीं तक रुक जाइएगा। हाँ, एनिमस पॉसिडेंडी का मतलब इंटेंशन टू पजेस, किसी भी चीज को रखने का अगर मेरा इंटेंशन है, एनिमस पॉसिडेंडी। ये एक नया पॉइंट है, इसको अलग से याद करना। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मामला न्यायालय में आता है, सिर्फ एक पक्ष को सुनकर सुनवाई करनी चाहिए क्या? नहीं, एक पक्ष क्या बोल रहा है, दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है, दोनों को सुनो समझो, फिर उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तो हियर द अदर साइड, ठीक है, हियर द अदर साइड, ठीक है। एक और पॉइंट आता है दोस्तों, ये नया पॉइंट है, इतना ही है। बेनामी का मतलब क्या होता है? देखो बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं। बेनामी का मतलब होता है नेमलेस, मतलब बेनामी का मतलब नामहीन, आपने कोई नाम ही नहीं है, बेनामी ट्रांजैक्शन। कई बार सुने बेनामी ट्रांजैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल बेनामी मतलब, बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब मैंने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करूंगा, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत कमाता है। मैंने क्या किया, मेरे नौकर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने कहा भाई नाम पे तेरे खरीद रहा हूँ, कागज मेरे घर पे रहेंगे, मैंने मेरे लॉकर्स में डाल दिए कागज ओरिजिनल, और बस उसको मैंने कह दिया चल तू 50,000 रख मेरी तरफ से, ऐश कर। वो नौकर भी खुश है, 50,000 रुपये मिल गए, मेरे नाम प्रॉपर्टी ले ली, छोड़ो जान दो। अब टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला मेरे पास ही प्रॉपर्टी है, मैंने टैक्स भी पे नहीं किया, और मैंने अपनी प्रॉपर्टी नौकर के नाम पे खरीद ली। है तो वो नौकर के नाम पे, लेकिन एक्चुअली उसका मालिक मैं ही हूँ। इसे कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। चलिए, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ। गुड फेथ, जैसे मान लीजिए मैं कोई काम करता हूं और वह काम मैं गुड फेथ में कर रहा हूं, इसे बोला जाता है बोनाफाइड, ठीक है। कैविएट, कैविएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैविएट एम्प्टर आप लोगों ने सुना होगा। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है अवेयरनेस, आपको चेतावनी जारी की गई है, लेट द बायर बीवेयर। अब मैं बता दूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका एक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन नंबर 16 है। सेक्शन नंबर 16 ही कैविएट एम्प्टर के डॉक्ट्रिन से संबंधित है। द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर इज रिलेटेड विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 16, राइट, याद रखिएगा इसको। अब ये कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है क्रेता स्वयं सावधान रहें, क्रेता स्वयं सावधान रहें, लेट द बायर बीवेयर। अब यहां पर कैविएट का मतलब क्या होता है? कैविएट भाई साहब एक कॉशन होता है रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट to indicate to the officials that they are not to act in the matter mentioned in the caveat without first giving notice to the caveator। अब ये caveat अलग चीज होती है। सार्वजनिक न्यायालय में एक चेतावनी पंजीकृत की गई होती है, एक चेतावनी सार्वजनिक न्यायालय में जारी की गई होती है, जिसमें अधिकारियों को सूचित किया गया है कि उस कैविएट के माध्यम से कि वे चेतावनीकर्ता को, जो चेतावनी दे रहा है, पूर्व सूचना दिए बिना चेतावनी में उल्लिखित मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
मतलब भाई आप पहले एक नोटिस तो दो कि सीधा आप कार्रवाई कर देंगे। पहले चेतावनी की नोटिस दिया जाता है, फिर चेतावनी के देने के बाद कार्रवाई की जाती है, इसी बोलते हैं कैविएट। कैविएट एम्प्टर के बाद एक होता है कैविएट एक्टर। कैविएट एक्टर क्या होता है? लेट द डूअर बीवेयर, मतलब करने वाला सावधान रहे। जो आप कोई वर्क कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो उसको प्रिकॉशन से करिए, नहीं तो कोई भी लॉस होगा तो आप उसके लिए लायबल होंगे। तो दोस्तों कैविएट एक्टर का मतलब होता है लेट द डूअर बीवेयर। अगेन कैविएट वेंडिटर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम। अब वेंडिटर का मतलब वेंडर। वेंडिटर कहां से बना है दोस्तों? वेंडिटर जो बना है आपका वो वेंडर वर्ड से बना है, ध्यान से देखिएगा। वेंडर, वेंडर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वेंडर का मतलब वही सेलर ही तो कहलाता है ना। तो कैविएट सेलर अब सावधान रहेगा। यहां पर कौन सावधान था? बायर। कैविएट एम्प्टर, एम्प्टर का मतलब बायर और वेंडिटर का मतलब वेंडर। वेंडर मींस सेलर। लेट द सेलर बीवेयर, विक्रेता सावधान रहे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक ये वाला सेर्शोरारी एक तरह का रिट होता है। देखिए क्या होता है, जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर 32 में आपको रिट जारी करने के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति है ना, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाकर रिट जारी कर सकता है। और ऐसे ही आर्टिकल 226 के अनुसार वह हाई कोर्ट में भी रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट में जो रिट जारी की जाती है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के वॉलेशन पर भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिट्स होते हैं ना, कुल मिला के दोस्तों वो 5 तरह के रिट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के। उनमें से एक रिट है रिट ऑफ सेर्शोरारी। सेर्शोरारी का मतलब होता है अ रिट बाय विच रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इंफीरियर कोर्ट्स टू हाई कोर्ट एंड टू क्वेश डिसीजन दैट गोज बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब जो लोअर कोर्ट है अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन में काम नहीं कर रही है, या लोअर कोर्ट कोई भी ऐसा निर्णय ले रही है जो कि सही नहीं लग रहा है हायर कोर्ट्स को, तो हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है कि भाई लोअर कोर्ट तुम, या सबऑर्डिनेट कोर्ट तुम ये इसके रिकॉर्ड्स, इस केस के रिकॉर्ड्स को हमारे पास भेजो, अब मुद्दे को हम चेक करेंगे बस। तो ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, ये ऑर्डर जारी किया जाता है रिट ऑफ सेर्शोरारी के माध्यम से हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स को। दैट्स इट। अगर आप क्षेत्राधिकार में काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपके वर्किंग में एरर है, ठीक है। अब देखिए सेस्टुई क्वे ट्रस्ट। सेस्टुई क्वे ट्रस्ट क्या होता है? द पर्सन हु हैज द इक्विटेबल राइट्स टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, ही इज नॉन एज बेनिफिशियरीज। वापस सुन लेना, भारत में जिस व्यक्ति को संपत्ति पर न्याय संगत अधिकार प्राप्त है, लीगल राइट प्राप्त है, उसे लाभार्थी कहा जाता है। यस, अगर कोई प्रॉपर्टी है उस पर मेरा लीगल राइट है तो मैं लाभार्थी हूं। लाभार्थी का मतलब क्या होता है? आई एम बेनिफिशियरी। इफ दिस इज माई प्रॉपर्टी, इफ आई हैव राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी, देन आई एम द बेनिफिशियरी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। दैट्स इट। इसी को कहते हैं सेस्टुई क्वे ट्रस्ट। आगे चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। कॉन्सेंसस एड इडेम। कॉन्सेंसस एड इडेम सेक्शन नंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या कहते हैं? भारतीय संविदा अधिनियम 1872। उसके अंतर्गत कॉन्सेंसस एड इडेम को यूज किया जाता है। सेक्शन नंबर 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पर यह चीज यूज किया जाता है जहां पर संबंधित है उसका क्या? कंसेंट। सेक्शन 13 का नाम क्या है? कंसेंट। कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मान लीजिए हम दो जने हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी जो कंसेंट है दोनों की एक होनी चाहिए। वी शुड एग्री ऑन द सेम थिंग एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। एक ही बात पर एक ही चीज के लिए हम लोग अगर एग्री होंगे तो उसे ही कंसेंट कहा जाता है एज पर लॉ, ठीक है। तो कॉमन कंसेंट, अपन दोनों की कॉमन कंसेंट है, अपन दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी फ्री कंसेंट हो गई है। इसी को कॉन्सेंसस एड इडेम, मतलब यूनैनिमस कंसेंट, इसको शॉर्ट में और क्या कह सकते हैं? यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस कंसेंट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स, राइट।
थम्स अप कर दिया करो, लेक्चर के बाद थम्स अप कर देना कि यह समझ में आया है, मजा आ गया कि नहीं आया है। सोता है नहीं रहना है, जो सोवत है वो खोवत है, ये तो हिंदी में कहा गया है, बट लॉ में क्या कहा जाता है? अ पर्सन हु स्लीप्स ओवर राइट द लॉ विल स्लीप टू दैट पर्सन। लॉ भी उस पर्सन के लिए सो जाता है। इसलिए टाइमली आप अपना काम करिए। ये एक सूत्र है, ये एक डॉक्ट्रिन है लिमिटेशन एक्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो, एक्सपोजिशियो भी बोल सकते हैं, एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा लेगे। ये अच्छा है। अ कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन और लैंग्वेज इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ। एक समसामयिक प्रदर्शन या भाषा कानून में सबसे अच्छी और सबसे मजबूत है। मतलब जो लीगल लैंग्वेज होती है, जो हम BRX में पढ़ते हैं कि देख आपको लगता तो टफ है, बट वो सबसे सही और सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारी बातों को शॉर्ट में कवर कर लेता है, सारे लूप होल्स को भी हटा देता है। ठीक है, अगला कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, कॉर्पस का मतलब बॉडी। ये कॉर्पस आपने सुना होगा, एक हैबियस कॉर्पस रिट होता है दोस्तों, हैबियस कॉर्पस रिट। इसका मतलब होता है दोस्तों लेट द बॉडी फ्री फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। तो कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बॉडी, कि बॉडी को इलीगल डिटेंशन से हटाया जाए। तो कॉर्पस डेलिक्टी, बॉडी और जिस्ट ऑफ द ऑफेंस, अपराध का सार या अपराध का सारांश जो होता है उसे कॉर्पस डेलिक्टी कहते हैं। मतलब कि भाई इस बॉडी का पूरा या इस जिस्ट का पूरा, ऑफेंस का पूरा जिस्ट बताओ क्या है, पूरा कहानी मत बताइए 2 घंटे बैठ के, 2 मिनट में बताइए अपराध कैसे हुआ। साइप्रेस का मतलब होता है पास पास, पास पास। पास पास कैसे दोस्तों? एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब कोई भी चीज जो पास पास होती है, आस पास की होती है, उसे बोलते हैं साइप्रेस। ये एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस, जो कि ट्रस्ट से संबंधित होता है। दूसरा है दोस्तों, एक और ये नया पॉइंट है, इसको मार्किंग नहीं कीजिए, डैमनम साइन इंजुरिया, डैमेजेस विदाउट इंजरी। ठीक है, डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब क्या होता है? डैमेजेस विदाउट इंजरी। डैमनम का मतलब क्या होता है दोस्तों? डैमनम का मतलब डैमेजेस। ठीक है, साइन का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? विदाउट। इंजुरिया का मतलब होता है दोस्तों इंजरी। तो ऐसी इंजरी जो हुई तो है, बट लेकिन आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है। डैमेज तो हुआ है बट आपको इंजरी नहीं हुई है। डिफैक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट। ठीक है, वास्तव में। डिफैक्टो का मतलब क्या होता है? वास्तव में। आइए, बिना चोट नहीं कह सकते, इसको बोल सकते हैं बिना क्षति के नुकसान। ठीक है, नेक्स्ट डी ज्यूरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफैक्टो, डी ज्यूरे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। डेमनम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डी ज्यूरे का मतलब होता है बाय राइट, अपोज्ड टू डू टू डिफैक्टो, मतलब इन लॉ, कानून में अधिकार द्वारा। मतलब भाई ये जो मेरा राइट है, ये कानूनी राइट है मेरा, द राइट इज डी ज्यूरे, मुझे लॉ से प्राप्त राइट है। तो बाय राइट इन लॉ या बाय राइट, मतलब हो सकता है कि कानून में, जैसे मान लीजिए मुझे वोट देने का अधिकार है, तो टू कास्ट वोट इज डी ज्यूरे राइट, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, मैं इंडियन सिटीजन हूँ। डिहॉर्स इंपॉर्टेंट है। डिहॉर्स का मतलब होता है आउटसाइड, जिसको हम लिख सकते हैं बाहर। ठीक है, ये एक फ्रेंच टर्म है, और इसको हम बोल सकते हैं, जो डिहॉर्स कौन होते हैं? जो विदेशी होते हैं, फॉरेन के होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिहॉर्स। डी नोवो भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, सारी इंपॉर्टेंट है ये। डी नोवो का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू, टू ऑल्टर। ठीक है, कोई चीज को अल्टर करके नया करना या कोई परिवर्तन करना, डी नोवो। नोवो का मतलब नया, याद रखिए। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, डाइज नॉन एक वर्ड है दोस्तों। डाइज नॉन क्या होता है? डाइज नॉन का मतलब होता है डे ऑन विच वर्क इज नॉट परफॉर्म्ड। डाइज नॉन, संडे, संडे इज द डे जिस दिन कोई कार्य नहीं होगा, इसको कहते हैं डाइज नॉन। ठीक है, फटाफट करिएगा, हमको कम समय में, यस स्टूडेंट्स, कम समय में ज्यादा चीजें कवर करनी है, याद रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 मैगजिम्स करने हमको। डिसीट, डिसीट का मतलब होता है छल कपट करना। ठीक है, अब चलिए इसको पढ़ते हैं। छल करना, ये है ना। एनीथिंग इंटेंडेड टू मिसलीड अनदर, कोई भी चीज जो की जाती है किसी अन्य को मिसलीड करने के लिए। ठीक है, डेल क्रेडर एजेंट कौन होता है? देखो, डेल क्रेडर एजेंट को एक मर्केंटाइल एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके संबंध में प्रावधान है, एजेंसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है एजेंसी। ठीक है, सेक्शन 182 से लेकर 238 तक ये दिए गए इनके प्रावधान, वहीं पर ही आता है।
Del creditor agent is a mercantile agent who, in consideration of extra remuneration called a del creditor commission, undertakes to indemnify his employer against loss arising from the failure of person with whom he contracts to carry out their contracts. कहने का मतलब भाई तुम्हारा ये सामान है, मैं बिकवाएगा, अगर तुम्हारा सामान नहीं बिका मालिक तो वो मैं खरीदेगा या मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं पैसा दूंगा। तो तुम फ्री हो, इतना सामान बेचना है, मेरी जिम्मेदारी। लेकिन इस गारंटी को जो मैं दे रहा हूं, ये कह रहा हूं नहीं बिकेगा तो मैं खरीदूंगा, आप तो अपने लॉस से फ्री हो गए, लेकिन जो ये गारंटी दे रहा हूं इसके बदले में मैं कुछ कमीशन लूंगा, इसी को कहते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट, और इस कमीशन को बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। नेक्स्ट, डेलीगेट पोटेस्टेज नॉन पोटेस्ट डेलीगेरी। ध्यान सुनना, अ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को, भाई ये काम तुम करोगे और ये तुम खुद करोगे स्वयं की पर्सनली। अब मैंने अपना काम डेलीगेट किया एजेंट को, क्या एजेंट फर्दर इसको किसी और को डेलीगेट कर सकता है क्या? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज जो डेलीगेटेड एक्ट ऑलरेडी है, मैंने जो अपना काम सौंपा है मेरे एजेंट को, वो आगे दूसरे सब एजेंट को नहीं सौंप सकता। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, इसको ये भी बोलते हैं, कई बार इसको भी हटा देते हैं, ऐसे बोलते हैं डेलीगेट नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं। अ डेलीगेटेड राइट और डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड, दैट्स इट। चलिए, प्रत्यायोजित कोई भी आपका पावर है, अधिकार को आगे नहीं प्रत्यायोजित किया जा सकता। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, अ डेलीगेट कैन नॉट डेलीगेट, अ डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट, एक प्रतिनिधि नहीं बन सकता। कहने का मतलब वही चीज को ये बार बार कह रहा है कि अ डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, मतलब अगर एजेंट के पास कोई राइट आया है डेलीगेट होके, तो उसको वापस से आगे डेलीगेट नहीं कर सकता है, वो डेलीगेटी खुद नहीं बन सकता है। यहाँ पर एक ही डेलीगेटी होगा जो कि है प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया, एजेंट को पर्सनली करना पड़ेगा, एजेंट फर्दर उसको डेलीगेट नहीं कर सकता है। डिक्टम क्या होता है दोस्तों? स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय जज in the course of the decision but not necessary to the decision itself। कोई भी ऐसा निर्णय या कोई भी ऐसा कथन, तो निर्णय के दौरान जब न्यायाधीश साहब, कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब निर्णय देते हैं, तो निर्णय के दौरान न्यायाधीश द्वारा दिया गया कानून का कथन, when at the time of pronouncing judgment the Supreme Court judge, High Court judge, subordinate court judge, district court judge says a few statement, that statement is called dictum। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। डिक्टम तो इन द कोर्स ऑफ डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ, लेकिन जो निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे कथन स्टेटमेंट जज साहब कहते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट निर्णय देने के लिए जरूरी नहीं था, बट निर्णय देते समय बोला गया स्टेटमेंट डिक्टम कहलाता है। डिस्पोनो का मतलब क्या होता है? कानूनी तौर पर जो संप्रेषित करे, मतलब कन्वे लीगली, कोई भी चीज जो आप कन्वे करते हैं लीगल तरीके से, उसको कहता है डिस्पोनो। इजस्डम जेनरिस, इजस्डम जेनरिस। अब इजस्डम जेनरिस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं काऊ पर लिखे, ऐसे लिखिए, काऊ मतलब गाय। अब मैंने बोला काऊ इज दिस, अब मैं बार बार काऊ काऊ रिपीट करूंगा क्या भाई साहब? नहीं। अब काऊ की जगह मैं लिखूंगा, काऊ के बारे में लिख दिया, इट हैज 4 legs, इट हैज 1 tail, है ना, इसकी एक टेल मतलब एक पूंछ होती है। मतलब ये इट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये काऊ को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ये हम कैसे माने कि इट काऊ के बारे में ही है? क्योंकि इजस्डम जनरस ये कहता है कि अगर कोई एक वर्ड यूज हो गया है, उसके बाद फॉलोड बाय दैट वर्ड कोई और वर्ड्स जो प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि वो उसी मेन पर्सन की बात कर रहा है, मेन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, वेयर देयर आर जनरल वर्ड्स, बहुत बढ़िया, देयर आर जनरल वर्ड्स, यही ढूंढ रहा था मैं, ठीक है। ये जो इट है ना, ये जनरल वर्ड्स हैं, और ये फॉलोड बाय किसके हैं? ये काऊ एक पर्टिकुलर वर्ड है। क्या सही बोल रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा। या मैं ये कह सकता हूं ये स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है। वेयर देयर आर जनरल वर्ड्स फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वर्ड्स, जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो करते हैं,
द जनरल वर्ड्स मस्ट कन्फाइन टू द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज ऑफ दोज स्पेसिफाइड। तो जो ये जनरल वर्ड्स हैं ये यही माना जाएगा कि इसी के लिए यूज हो रहा है। ये जनरल वर्ड्स जो हैं ये स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए ही यूज हो रहे हैं, जो कि ये काउ है। दैट्स इट। एस्टॉपेल का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। एस्टॉपेल जो है ना आपके एविडेंस एक्ट में, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है, नो वन कैन एप्रोबेट और रेप्रोबेट फॉर द सेम थिंग एट द सेम टाइम। कोई एक ही समय में एक ही बात के लिए हाँ और एक ही समय में एक ही बात के लिए ना नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन एस्टॉपेल बच्चों पर लागू नहीं होता है। अ माइनर कैन एप्रोबेट और रेप्रोबेट। प्रिंसिपल ऑफ स्टेपल किस पे, स्टॉपेल किस पे नहीं लागू होता है? माइनर पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद रख लेना, माइनर है ना बोल भी सकता है एक समय पे हाँ एक समय पे ना, क्योंकि बच्चा है, बच्चा तो कुछ भी कह सकता है। तो कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, बता दे रहा हूं कि माइनर के ऊपर कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल, ठीक है। ये सिर्फ 18+ वालों के लिए है। चलिए, एक्स पार्टी का मतलब होता है जब कोई भी निर्णय, कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, एक पार्टी तो आ गई, दूसरी पार्टी आई ही नहीं, तो न्यायालय यहां पर दूसरी पार्टी कह सकती है भाई जब तुमको इतनी परवाह नहीं है तो भागो यहां से। न्यायालय जो पार्टी आई है उसके फेवर में निर्णय दे देती है, उसे कहते हैं एक्स पार्टी डिसीजन। तो प्रोसीडिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में जो कार्रवाई होती है उसे एक्स पार्टी कार्रवाई कहते हैं। एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्टरिस, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग। अगर कोई चीज हमने कह दिया भैया ये इसी के लिए है, इट मीन्स इट एक्सक्लूड्स द अदर थिंग्स। तो एक्सप्रेस मेंशन, जो एक्सप्रेसली मेंशन है वन थिंग, इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर और विच इज शॉर्टली पुट। मतलब कोई चीज मैंने कह दिया कि भैया ये जो लॉ का सब्जेक्ट है ये अनूप सर के अलावा कोई बढ़िया नहीं पढ़ा सकता है, मान ले रहे, हाँ, अनूप सर के अलावा कोई बढ़िया नहीं पढ़ा सकता है, दैट्स इट। क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा देते हैं, गजब है। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं सब, ढूंढ लेना। तो कहने का मतलब जो मैंने बोला किसी व्यक्ति ने कि अनूप सर के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता है, नो वन इज बेस्ट, अनूप सर इज द बेस्ट, मतलब अनूप सर से बेटर कोई है क्या? नहीं है। तो यहां पर यह मतलब हुआ कि भैया एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया है मेरे लिए, तो सारे के सारे क्या हो गए? एक्सक्लूड हो गए भाई। चलिए, ये लैटिन मैक्सिम को मुझे अच्छा लगा। एक्सटर्पिस कॉजा नॉन ऑरिटर एक्टिव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक्सटर्पिस कॉजा नॉन ऑरिटर एक्टिव, नो एक्शन अराइजेज फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल कॉज। कोई भी कार्य अवैध या अनैतिक कारण से नहीं किया जाता है। मतलब नो एक्शन अराइजेज, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑल्टर एक्टियो। मतलब ये भी याद रखना, अगर कोई चीज कानून में अपराध ही नहीं है तो क्या उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं? उसके खिलाफ आप एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। थप्पड़ मारना अपराध है इसलिए आपको मैं पनिश करवा सकता हूं। कई चीजें ऐसी होती है जो अपराध में बाद में बनाई जाती है, उनको ऑफेंस में धीरे धीरे। जैसे डिजिटल ऑफेंसेस आए थे, पहले ये कोई अपराध नहीं था, डिजिटल बाद में अच्छा ये भी एक अपराध है, इसके लिए भी दंड का व्यवस्था किया जाए। फैटम बियॉन्ड ह्यूमन फॉरेसाइट, जो मानवीय दूरदर्शिता से परे होता है, मानवीय सोच से दूर होता है, उसे फैटम कहते हैं। फेट एकम्पली, एकम्पली, फेट एकम्पली का मतलब होता है थिंग्स डन, ऐसा कार्य जो एकम्प्लिश हो चुका है। एकम्पली का मतलब एकम्प्लिश, कंप्लीट, ऐसी चीज जो कंप्लीट हो चुकी है। एंड नो लॉन्गर वर्थ आर्ग्यूइंग अगेंस्ट, एन एकम्प्लिस्ड एक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ऐसा कार्य जो हो चुका है, अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है, एक संपन्न कार्य, दिस इज कॉल्ड फाइट एकम्पली। आई होप यू गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स। जल्दी 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 बताएं, अगर सहमत हैं तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ें। एक और है फैक्टम प्रोबेंडम, बहुत बढ़िया। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड एक होता है लॉ में, वहां से लिया गया लैटिन मैगजिम है। फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब होता है फैक्ट इन इश्यू विच इज टू बी प्रूव्ड, ऐसा विवादक तथ्य जिसे साबित किया जाना है। कोई ऐसा डिस्प्यूटेड मैटर जिसको प्रूव करना जरूरी है, फैक्टम प्रोबेंडम। और फैक्ट इन इश्यू, फैक्ट इन इश्यू आपने पढ़ा होगा अपने बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, एविडेंस एक्ट में, कि भैया फैक्ट इन इश्यू क्या होता है? ऐसा मुद्दा जिसपे बहस छिड़ी हुई है, जो विवादास्पद है, फैक्ट इन इश्यू है। विच इज टू बी प्रूव, जिसको प्रूव किया जाना बाकी है। अ फैक्ट इन इश्यू विच इज येट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड फैक्टा प्रोबेंडा, फैक्टम प्रोबेंडम, ठीक है। फैक्टम प्रोबेंडम से ही एक वर्ड बना है फैक्टम प्रोबेंस, इसका मतलब होता है फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट। एक सेकेंड स्टूडेंट, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, हम्म,
समझ में आया? फिट कर लो माइंड में, फिट कर लो दोस्तों। देखो, फैक्टम प्रोबेंस का मतलब होता है रेलेवेंट फैक्ट, मतलब ये तथ्य इससे रिलेवेंट है। जैसे मैं जहर लेके आया और अगले दिन तुम्हारी मृत्यु जहर से हो गई, एक ही रूम में रहते हैं। रिलेवेंट फैक्ट है कि अनूप सर जहर लेने गए थे, पॉइजन लेने गए थे और वही पॉइजन खा के मरा है, उसका जो साथी था, रूम पार्टनर था। तो प्रासंगिक तथ्य मतलब रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंसी इज गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फेरे नेचर है मतलब डेंजरस बाय नेचर, ऐसे कार्य, ऐसी चीजें जो प्रकृति स्वभाव से खतरनाक होती है। मतलब अब मैं तेजाब की बात कर रहा हूं, तेजाब अपने आप में खतरनाक है, ठीक है। फोर्स मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड वंस कंट्रोल, इररेजिस्टिबल फोर्स और कंपल्सन। इसका मतलब होता है जैसे तूफान आ गया, बारिश आ गई, सुनामी आ गई, अर्थ क्रैक हो गया, अर्थ क्रैक मतलब अर्थ क्वैक हो गया, और ये भूखमरी आ गई, है ना। कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदा जो गॉड के द्वारा दी गई है, नेचर के द्वारा हमारे पास आ गई, उसको हम रोक नहीं सकते, हमारा उस पर बस नहीं है। उसी को बोलते हैं फोर्स मेजर, मतलब एक्ट ऑफ नेचर या एक्ट ऑफ गॉड जिसपे हमारा कोई रोक नहीं है। तो किसी के नियंत्रण से परे स्थिति, अदम्य बल या मजबूरी, ठीक है। जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, इसका मतलब होता है जनरल थिंग डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल, मतलब जो सामान्य चीजें हैं विशेष चीजों से कमतर नहीं होती हैं। मतलब जो चीज इन जनरल है वो स्पेशल से आप उसको कम नहीं आंक सकते हैं। तो जनरलिया स्पेशलिया नॉन डेरोगेंट, जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल, मतलब कोई जनरल चीज है वो अपनी जगह वैल्यूएबल है, कोई स्पेशल चीज है वो अपनी जगह वैल्यूएबल है, स्पेशल जनरल को दबा नहीं सकता है। हैबियस कॉर्पस, ये एक तरह का रिट होता है दोस्तों, और रिट टू हैव द बॉडी टू बी ब्रॉट अप बिफोर द जज, मतलब कहते हैं इसको लेट द बॉडी फ्री फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए पुलिस वाला फालतू में आपको जेल में लेके बंद कर दिया है, तो आपके पिताजी, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपकी गर्लफ्रेंड, पड़ोसी, नड़ोसी, सड़ोसी, जो भी है, जो आपके बढ़िया लोग हैं आप जानते हैं, वो जाकर क्या कर सकते हैं, कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस रिट, कि साहब हमारे मित्र को, हमारे इसको भाई को, कि ये पुलिस वाला जेल में बंद किया है बिना फालतू 10 दिन से, प्लीज इसको छुड़वाइए। तब उसके बाद कोर्ट है ना पुलिस वाले की वाट लगाती है, हेबियस कॉर्पस रिट जारी करती है पुलिस को, कि भैया बाय व्हाट अथॉरिटी एंड व्हाई यू कॉट दैट पर्सन, व्हाई यू हैव डिटेन्ड दैट पर्सन, उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। अब पुलिस वाले को उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करना पड़ेगा, और ये पता चल गया कि तेरा इलीगल डिटेंशन है, तो पुलिस वाले तेरी खैर नहीं, तू गया काम से। यस, इग्नोरेंटिया लेगिस नेमिनेम एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। अगर आप लॉ को एक्सक्यूज करते हो, कह देते हो भैया मैंने मर्डर कर दिया, मुझे पता नहीं था मर्डर करने से फांसी की सजा होगी या आजीवन कारावास होगा, मुझे पता नहीं था, ये पता होता तो मैं मारता नहीं सर, मैं हत्या नहीं करता। अरे भाई, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, ये कह के आप बच नहीं सकते हैं, सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इंजुरिया साइन डैमनो, अब देखो इंजुरिया का मतलब इंजरी, ठीक है, साइन का मतलब विदाउट, डैमनो का मतलब डैमेजेस। तो इंजरी तो हुई है विदाउट एनी काइंड ऑफ डैमेजेस, आपने मुझे इंजरी करी है, बट मेरे उस इंजरी से आपने मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन किया है। मान लीजिए आपने मुझे एक बार, एक वोटिंग का केस था कि मुझे, अगर मेरे को वोट देने का मेरा राइट है, आपने क्या किया, मुझे वोट देने से ही रोक दिया, लेकिन जिस पार्टी को मैं वोट देने जा रहा था वो पार्टी ऑलरेडी जीत गई, तो मेरा लीगल राइट था वोट देने का, वो आपने मुझे नहीं देने दिया, मेरा लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। लेकिन मुझे इंजरी हुई क्या, मुझे इंजरी नहीं हुई, है ना। तो यहां पर मतलब इंजरी मतलब मुझे डैमेजेस नहीं हुआ है, बट मेरे लीगल राइट का वायलेशन, लीगल राइट इंजर्ड हुआ है। तो आपका लीगल राइट, इंजरी किसकी हुई है, लीगल राइट की, बट आपको नुकसान हुआ है क्या वोट ना देने से, नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी जीत गई। तो नो डैमेज, आपके लीगल राइट तो वायलेट हुआ है, बट इससे आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट रेप एब्लिके उट सिट फिनिश लिटियम, स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशंस।
इंटरेस्ट रिपब्लिक है उत्सिट फिनिश लिटियम, मतलब देयर शुड बी एन एंड ऑफ द लिटिगेशंस। ऐसा नहीं है कि आप बार बार लिटिगेशंस एक ही मैटर पर फाइल करते रहेंगे भाई, लिटिगेशंस का एंड भी तो होना चाहिए, वरना कोर्ट का भी समय खराब होगा, पक्षकारों का भी समय खराब होगा, क्या वर्षों वर्षों मैटर चलते ही रहेंगे। तो लिटिगेशंस का एंड होना जरूरी है, ये सीपीसी के सेक्शन नंबर 11 से लिया गया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 11 में कहा है कि कोई भी एक पक्षकार एक ही मैटर को लेकर बार बार लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इप्सो फैक्टो बाय द वेरी नेचर ऑफ द केस, मतलब मामले की प्रकृति के अनुसार उसको किया जाएगा, जैसा केस रहेगा वैसे डील किया जाएगा। इस्पो फैक्टो। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, अब थोड़े से जो चीजें हैं फास्ट चलेंगी, आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा ताकि हम लोग 15 मिनट में बहुत सारे लीगल मैगजीन्स को कवर कर लें। इन प्रॉम्प्टू का मतलब होता है इन रेडीनेस, मतलब फटाफट। प्रॉम्प्ट का मतलब तत्परता से, जल्दी से। इन पजेजे, पजी का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी, अगर कोई संभावना है उस काम को करने की, इन स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी कहते हैं। इन लिमिने का मतलब होता है इनिशियल स्टेज एट द आउटसेट, मतलब प्रारंभिक चरण को इन लिमिने कहा जाता है, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, इन लिमिने। इन ल्यू ऑफ मतलब होता है की जगह, इंस्टीड ऑफ मतलब इसकी जगह ये। इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, अन्य बातों के अलावा, इन अन्य बातों के अलावा ये इंटर एलिया। ठीक है, अमंग अदर थिंग्स। इंटर से का मतलब होता है अमंग्स देमसेल्व्स, मतलब आपस में, ये इंटर से हैं एक दूसरे के, ये आपस में ऐसे हैं, इंटर से। ठीक है, इन स्पेसी का मतलब होता है इन काइंड, इन टाइप, इन प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, इन काइंड, इन प्रकार, इनके मतलब जातियां होती है, मतलब ये एक जीनस है, इसके 4 स्पेसीज होते हैं ऐसे। इंटरवीवोस का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्संस, ये आपको बता दूं सेक्शन 5 ऑफ टीपी एक्ट में आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इंटरव्यूवोस, मतलब एक प्रॉपर्टी, इमोबल प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन ये जो ट्रांसफर होता है, एक जीवित व्यक्ति ही किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को ही अपनी संपत्ति, इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब मैं अगर मेरी प्रॉपर्टी में जीवित व्यक्ति हूं, क्या किसी मृत व्यक्ति को इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं। तो इंटरव्यूवोस, सो द ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी शुड बी इंटरव्यूवोस बिटवीन लिविंग पर्संस। इंटरवायर्स का मतलब होता है विद इन द पावर्स, तो इंट्रा का मतलब विद इन। ठीक है, और वायर्स का मतलब होता है पावर्स। इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है? राइट इन पर्सनम, राइट इन रेम, दो चीजें होती है दोस्तों। इन पर्सनम का मतलब होता है ऐसा रिलीफ जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को मिले, तो अ प्रोसीडिंग इन विच रिलीफ इज सॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, एक कार्यवाही जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध राहत मांगी जाती है, कि मुझे इस व्यक्ति के खिलाफ मुझे राहत चाहिए, इसने मेरे राइट्स का वायलेशन किया है, इसको सजा मिले और मुझे इसका कॉम्पेंसेशन मिले। दो लोगों के बीच में हो रहा है, मैंने केस फाइल किया तुम्हारे ऊपर, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, तो जो ये होता है ये इन पर्सोनम कहलाता है। इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई मोबाइल खरीदा, अब उस मोबाइल पर मेरा ऑनरशिप है, मेरा स्वामित्व है, मतलब मैं उसका ऑनर हूं। क्या मैं पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में मेरे पास ये राइट है? हाँ भाई, मैंने पैसा दिया, मेरे नाम पे है, पूरे वर्ल्ड में कोई मेरा राइट नहीं छीन सकता। आई एम द ऑनर ऑफ माई मोबाइल फोन, सो इट इज राइट इन रेम। तो राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रेम, याद रखिएगा। इंडिसिया का मतलब होता है अ सिंबल, टोकन और मार्क, प्रतीक, निशान या चिन्ह को सिंबल कहते हैं। इंडिसिया, इंडिकेशन, उसी से बना है। इन्यूंडो इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर संकेतात्मक टिप्पणी, संकेत करके टिप्पणी की जाती है, एल्यूजिव रिमार्क की जाती है, संकेतात्मक टिप्पणी की जाती है, किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को बताते हुए, रेफर करते हुए कोई कमेंट्री की गई है, उसे बोलते हैं इन्यूंडो। जस इन पर्सनम, राइट अगेंस्ट अ पर्सन। जस इन रेम, जस का मतलब होता है राइट, जस का मतलब क्या होता है? राइट। तो राइट अगेंस्ट अ पर्सन, इसका भी मतलब क्या होता है? राइट। राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, रेम का मतलब होता है वर्ल्ड, तो राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, यही मैं कह रहा था, राइट इन रेम, राइट इन पर्सनम। जस्ट नॉन स्क्रिप्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनरिटन लॉ या फिर कस्टमरी लॉ को हम लोग कहते हैं जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, अभिलिखित कानून, प्रथागत कानून। कई बार आप देखते हैं ना, जो हजारों साल से कानून प्रथाएं चलती आ रही, वो भी अपने आप में कानून होती है। आर्टिकल 13 जब संविधान का पढ़ते हैं तो वहां पर दिया गया है कस्टम और यूसेज भी अपने आप में लॉ होती हैं। तो जो प्रथागत कानून होती है, कस्टमरी लॉ होती है, सालों साल चलती आ रही है, वो कहलाती है जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, रिटन लॉ, अनरिटन लॉ, माफ करना। जो
लिखित नहीं है कानून, बट कस्टम से चलता आ रहा है, आज भी वो फॉलो हो रहा है। अब देखिए जस नॉन स्क्रिप्टम था, अब जस स्क्रिप्टम ये अनरिटन था क्योंकि यहां पर नॉन था, नॉट रिटन था, यहाँ पे स्क्रिप्टम है, अब ये रिटन लॉ हो गया, लिखित कानून। तो जितने भी आपके कानून आप जो पढ़ते हैं, ये आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये जस्ट स्क्रिप्टम होता है। लेक्स मार्केटोरिया, लेक्स मार्केटोरिया का मतलब होता है द लॉ मर्चेंट is a body of legal principles founded on the customs of the merchants in their dealing with each other। व्यापारी कानून, लेक्स मर्केंटिया का मतलब जो व्यापारी कानून होता है उसी को ही लेक्स मर्केंटिया कहते हैं। आप इतना याद रख लीजिए, बहुत है, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें जो व्यापार में यूज होती हैं उनको क्या कहते हैं, लेक्स मर्केंटिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेक्स फॉरी, लेक्स फॉरी का मतलब द लॉ ऑफ द फॉरम ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के मंच का कानून। लेक्स फॉरी और लेक्स लॉसी दो होते हैं, अभी लेक्स लॉसी भी आगे आएगा। लेक्स फॉरी द लॉ ऑफ द फॉरम ऑफ द कोर्ट, ठीक है। फॉरी का मतलब फॉरम ऑफ कोर्ट, जो उस कानून में, जो उस न्यायालय में कानून चलता है वो। लिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अ सूट, अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। सूट या कह सकते हैं या कॉज ऑफ एक्शन कह सकते हैं। लिस का मतलब होता है डिस्प्यूट, आपका डिस्प्यूट किस चीज को लेकर है, झगड़ा किस बात को लेकर है ना, तो लिस पेंडेंस आएगा। और तो लिस का मतलब जो डिस्प्यूट है या जो आपका पेंडिंग डिस्प्यूट को ही हम सूट फाइल करते हैं, तो सूट भी इसको कह सकते हैं। तो इसी से बना है लिस पेंडेंस, मतलब अ पेंडिंग सूट। अ पेंडिंग सूट की जगह हम लिख सकते हैं अ पेंडिंग डिस्प्यूट, जो कोर्ट में अभी भी चल रहा है। आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी पर आप कुछ भी कील भी नहीं ठोक सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या स्टे लग जाता है। और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हम लोग क्या कहते हैं, लिस पेंडेंस मैटर है भाई। ये लिस पेंडेंस मतलब पेंडिंग डिस्प्यूट है। लॉकस स्टैंडी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है ये। लॉकस स्टैंडी का मतलब होता है राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन बिफोर एनी ट्रिब्यूनल। क्या मतलब रहा, किसी मामले के पक्षकार का किसी न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने तथा उस प्रश्न पर सुनवाई का अधिकार। ध्यान समझिएगा, किसी मामले के पक्षकार का किसी न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने, मतलब कोई पार्टी है वो कोर्ट ऑफ लॉ के समक्ष उपस्थित हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, और जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उस पर क्या कर सकता है, हियरिंग भी कर सकता है। तो लॉकस स्टैंडी, राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड टू बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन बिफोर एनी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब ये कोर्ट की तरह ही काम करते हैं। मेलाफाइड मतलब जो गलत इरादे से होता है, बुरे विश्वास में, बुरे आशय, जिसका आशय ही बैड है। ओके दोस्तों, मेलाफाइड है, कहते हैं ना मेलाफाइड इंटेंशन, बैड इंटेंशन। मेलाफाइड का मतलब बैड। मैंडेमस भी एक तरह का रिट होता है दोस्तों। देखिए हर रिट आप तो पढ़े ही होंगे, लेकिन यहां रिकॉल कर लीजिए। मैंडेमस एक रिट होता है जो कमांड जारी करता है, आदेश। मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड, इसका लिटरल मीनिंग कई बार पूछा जाता है। मैंडेमस मीन्स चार ऑप्शन होगा, टू कमांड, टिक कर दीजिएगा। इट इज ए कमांड इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को दिया जाता है, या हायर कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट को जारी किया जाता है, या हायर कोर्ट के द्वारा पब्लिक अथॉरिटी को जारी किया जाता है। अगर जो गवर्नमेंट के लोग हैं, पब्लिक अथॉरिटी है, वो काम नहीं कर रही है, तो हायर कोर्ट है ना, वो कमांड जारी करती है कि भाई ये काम करके दो। कोई क्लर्क है वो काम नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी है काम नहीं कर रहा है, तो मैं मैंडेमस रिट जारी कराऊंगा हाई कोर्ट से, और कोर्ट उसको इश्यू करेगा रिट। अब उसको झक मार के करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो भाई लंका लग जाएगी, कोर्ट है, मजाक ना है ये। मेंस रिया गिल्ट माइंड बता ही चुका था मैं आपको, गिल्टी माइंड। मैनेसिसुएटे नेचुरई, ठीक है, मैनेस यूए टे, तो मैनिसुएटे नेचुरई, इसका मतलब होता है हार्मलेस बाय नेचर, ऐसी चीज जो स्वभाव से ही हानि पहुंचा सकती है, हानिकारक होती है। अब आगे आइए दोस्तों, मैस्ने प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीपीसी से लिया गया है दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड से। इसको मैस्ने प्रॉफिट नहीं कहते हैं कभी भी, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मीन प्रॉफिट। यहां पे एस को मत पढ़िए आप बस। मीन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स विच अ ट्रेसपासर हैज रिसीव्ड और मेड ड्यूरिंग हिज ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस। किराया और लाभ जो उसको मिलता है एक व्यक्ति को,
जो किसी अतिचारी ने परिसर पर कब्जे के दौरान प्राप्त किया है। मतलब ऐसा रेंट या ऐसा प्रॉफिट जो एक पर्सन ने कमाया है, कैसे कमाया है? बाय हैविंग रॉन्गफुल पोजेशन। जो रॉन्गफुल पोजेशन के द्वारा आपने, कोई जमीन थी उस पर मेरा अवैध कब्जा था, उससे मैं प्रॉफिट और रेंट कमा रहा हूं महीने का महीना, वो मेरा मीन प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। मिस नॉर्मर, मिस नॉर्मर का मतलब होता है भाई ये तो रॉन्ग नाम, गलत नाम बता रहा है। मुटाटिस मुटांडिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था। मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है कि भाई विद नेसेसरी चेंज इन पॉइंट्स ऑफ डिटेल्स, विस्तार के बिंदुओं में आवश्यक परिवर्तन के साथ। मतलब इसको हम लोग मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई करेंगे, मतलब विद नेसेसरी चेंजेस करके इन पॉइंट ऑफ डिटेल के अंतर्गत कुछ चेंजेस हैं तो उसको चेंज करके हम उसको एज इट इज अप्लाई कर देंगे। कोई चेंजेस प्रोसीजर में नहीं करेंगे, डिटेल के अंदर अगर कोई चेंज है तो उस डिटेल में छोटा मोटा चेंजेस किया और उसको लाकर हम एज इट इज अप्लाई कर देंगे, इसको कहते हैं मुटाटिस मुटांडिस। ठीक है। नोसिसिटर असोसिस, देखिए मैं आपको याद करा दूं, मैंने YouTube पर एक लेक्चर लिया है जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, आप सर्च कर सकते हैं। उसमें मैंने ये सारी चीजें जो होती है ना, नोसिसिटर असोसायस, ऐसे करके 10 मैगजिम्स हैं, 10 डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि कानून को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर लॉ के स्टूडेंट को वो समझना चाहिए और देखना चाहिए, तो आप लोग उसको जरूर ऑब्जर्व करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, क्योंकि वहीं का ये डॉक्ट्रिन है। तो वहां पर मैंने सारा ही विस्तार से आपको बताया है कानून को कैसे पढ़ना चाहिए। ये बात कहां आपको बताई मैंने? यूट्यूब पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बाय अनूप सर, आपको मिल जाएगा। नोसिटर असोसायस, अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएटेड, वन इज नोन बाय हिज कंपेनियंस। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कानून का कोई एक शब्द है, उसका मीनिंग निकालना है। अब हमको यार पता नहीं चला इसका मीनिंग क्या होगा, तो आप आसपास के वर्ड को ढूंढो। जैसे मान लीजिए किस टॉपिक पे ये पूरी कहानी चल रही है, ये जो उसके पहले की बातें हैं किससे संबंधित है, उसके बाद की बातें किससे संबंधित है, फिर उसका मीनिंग निकालोगे अपने आप, उसकी कंपनी से, उसकी सोसाइटी से उसका मीनिंग आप फिक्स कर लोगे कि हाँ अच्छा इसका मतलब ये वाला है। ठीक है। अब कोई धार्मिक बात चल रही है और उस वर्ड का धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग निकालोगे। कोई अगर अधार्मिक नास्तिक बात चल रही है, जो जो बिल्कुल गॉड बिलीव नहीं करते हैं, उसका मीनिंग अनास्तिक तरीके से निकाला जाएगा। ऑबिटर डिक्टम या ऑबिटर डिक्टा भी इसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एन इंसिडेंटल ओपिनियन बाय अ जज विच इज नॉट बाइंडिंग, किसी न्यायाधीश द्वारा की गई आकस्मिक राय जो बाध्यकारी नहीं है। कोई भी ऐसी राय या ओपिनियन जो आकस्मिक राय होती है और जो बाइंडिंग भी नहीं होती है, उसे बोलते हैं ऑबिटर डिक्टम। तो ये कह सकते हैं द इंसिडेंटल ओपिनियन ऑफ अ जज विच इज नॉट बाइंडिंग। ऑनस प्रोबेंडी, बर्डन ऑफ प्रूफ, कहते हैं ना कि भाई आपके ऊपर आरोप लगा कि ये अपराध आपने किया है, तो लेकिन आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा, आपके ऊपर ही ये इंजाम लगा है तो आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, कि भाई तुमने अपराध नहीं किया, सिद्ध करके बता दो। तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है जनरली उसको ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो बताए कि मैंने अपराध नहीं किया है। पेरी पासु, पेरी पासु का मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग और प्रोपोर्शनेटली। कोई भी चीज जो इक्वल फुटिंग पर होती है, प्रोपोर्शनेटली होती है, इसके प्रोपोर्शन में ये काम चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पारी पासु। पर से का मतलब क्या होता है? बाय इटसेल्फ टेकन अलोन, अकेले ही लिया गया, पर से। पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सन नॉट वांटेड, मतलब व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहिए, पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर इंक्यूरियम, ये आपका इंपॉर्टेंट ज्यादा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। थ्रू वांट ऑफ केयर, थ्रू इन एडवर्टेंस, मतलब सावधानी के अभाव में, असावधानी के कारण कोई चीज होती है जिसमें आपको प्रिकॉशन रखनी चाहिए थी, आपने नहीं रखी, आप केयरलेस थे, नेग्लिजेंट थे। पर इंक्यूरियम, द नेग्लिजेंट वर्क। प्राइमा फेसिया, मतलब अपन कहते हैं ना भाई कि प्राइमा फेसिया ये लगा है कि उसकी हत्या हुई है। प्राइमा फेसिया जब रूम में गया और देखा चीजें तो ऐसा लगा इसने सुसाइड किया है। तो प्राइमा फेसिया एट फर्स्ट साइट ऑन द फेस ऑफ इट, पहली नजर में ऐसा लगा। प्रॉफिट अप प्रेंड्रे, ये भी आपका टीपी एक्ट में है दोस्तों। प्रॉफिट अप प्रेंड्रे, किसी व्यक्ति का अपने मकान के संबंध में जो अधिकार होता है, अ राइट फॉर अ मैन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज टीनमेंट। ठीक है, किसी व्यक्ति का अपने मकान के संबंध में जो अधिकार होते हैं, टीनमेंट्री राइट होते हैं, उन सबको बोला जाता है प्रॉफिट अ पेंड्रे।
नेक्स्ट 90 नंबर 100 होने वाले हैं दोस्तों, 100 होते ही लिखिएगा, 100 होते ही लिखिएगा 100%, अगर तुमको मजा आया क्लास में तो। प्रो बोनो पब्लिको, प्रो बोनो पब्लिको का मतलब होता है फॉर द पब्लिक गुड, जो जनहित के लिए होता है, कहता है ना ये जनहित में जारी है, तो वो प्रो बोनो पब्लिको। बोनो का मतलब बोनाफाइड, जनहित। प्रोफोर्मा, प्रोफोर्मा का मतलब होता है एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, ठीक है, कोई एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं ये वाला। प्रो राटा इन प्रपोर्शन ऑफ, जब आप कभी भी अकाउंटिंग में पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग में देखा जाता, कहा जाता है ये इसके प्रो राटा है, एक प्रो राटा टेबल बनाई जाती है जो इन प्रपोर्शन में बनाई जाती है, तो इन प्रपोर्शन को बोलते हैं अनुपात में। जैसे ये 10:10, ये इसके रेशियो में है, इन प्रपोर्शन है। पोस्टेरियोरी, पोस्टेरियोरी का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस टू द एंटीसीडेंट, मतलब एंड रिजल्ट से लेकर बिगिनिंग में, हमने पहला वाला जो पढ़ा था ना उसका अपोजिट है पोस्टेरियोरी। पोस्ट का मतलब बाद वाला, पोस्ट मतलब बाद वाले से शुरू वाले में, अब हम यहां से यहां बिगिनिंग में पहुंच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्यूस ने मॉर्गेज, ठीक है, मॉर्गेज क्या इसका मतलब होता है, सेकंड मॉर्गेज को हम लोग कहते हैं, दूसरे बंदों को प्यूसने मॉर्गेज कहा जाता है, तो प्यूसने का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेकंड। पेरी कॉजा, सिमिलर सर्कमस्टांसेस विद इक्वल राइट्स, मतलब भाई दोनों के पास समान अधिकार है, मेरे पास भी राइट है, आपके पास भी सेम राइट्स है, पेरी कॉजा। पेरी मटेरिया का मतलब होता है रिलेटिंग टू सेम पर्सन और थिंग, जब कभी भी कोई सेम पर्सन या सेम थिंग से रिलेटेड होता है उसे पेरी मटेरिया कहते हैं। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कार्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रिंसिपल और एजेंट हूं, मैं ऑनर हूं, मेरा कोई एम्प्लॉई या मेरा कोई एजेंट कोई काम कर रहा है, तो ऐसा माना जाएगा वो एजेंट का काम नहीं है, वो मैं ही वो काम कर रहा हूं, क्योंकि एजेंट मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज द एक्ट ऑफ एजेंट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ द ऑनर और प्रिंसिपल। अभी देखिए एक और रीट है आपका, ये रीट तो आप पढ़ेंगे, क्यों वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, अगर आप कोई अथॉरिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैं यहाँ का कलेक्टर लगा हूँ चपरासी, और बोलते हो नहीं मैं तो कलेक्टर हूं, तो भैया आपसे कोर्ट पूछ सकता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दैट वर्क, अपना अपना अथॉरिटी बताओ। तो अ रिट कॉलिंग अपॉन वन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स और क्लेम्स एन ऑफिस, ये पद को, ये ऑफिस को तुम धारण करके बैठे हो, भाई तुम्हारे पास क्या औकात है, तुम्हारी अथॉरिटी बताओ, कानूनी अथॉरिटी है तुम्हारे पास। क्वायटाइमेट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ये भी इंपॉर्टेंट था। क्वायटाइमेट का मतलब होता है प्रोटेक्टिव जस्टिस फॉर फियर, इट इज एन एक्शन ब्रॉट टू प्रिवेंट अ रॉन्ग दैट इज एप्रीहेंडेड, भय के लिए सुरक्षात्मक न्याय, यह किसी गलत कार्य को रोकने के लिए की गई कार्यवाही होती है। क्वायटाइमेट इज एन एक्ट विच इज डन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स, ठीक है, कोई गलत कार्य हमको लग रहा है कि ये यहाँ गलत कार्य हो सकता है, उसको रोकने के लिए क्वायटाइमेट किया जाता है। क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के लिए कुछ, ठीक है। रेशियो डेसिडेंडी, प्रिंसिपल और रीजन अंडरलाइंग अ डिसीजन, किसी निर्णय के पीछे का सिद्धांत या कारण रेशियो डेसिडेंडी कहलाता है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो रेशियो डेसिडेंडी होता है, एक ऑबिटर डिक्टा होता है। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है रीजन बिहाइंड द डिसीजन, मतलब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है, वो रेशियो डेसिडेंडी। ऑबिटर डिक्टम क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा जो पूरी कहानी होती है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होती है, रीजन बिहाइंड द डिसीजन नहीं होता, बस कहानी के रूप में चलती है, वो ऑबिटर डिक्टा। तो ऑबिटर डिक्टा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है केस का, बट जो रेशियो डेसिडेंडी होता है ये केस के इंपॉर्टेंट पार्ट को कहा जाता है जिसके पीछे निर्णय दिया गया है। देखिए रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अ डिसीजन वंस रेंडर्ड, अगर कोई एक डिसीजन एक बार दे दिया गया है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन अ मैटर इन इश्यू बिटवीन द पार्टीज आफ्टर फुल इंक्वायरी शुड नॉट बी परमिटेड टू बी एजिटेटेड अगेन, मतलब कोर्ट ने अगर एक निर्णय दे दिया तो अब आप उस निर्णय को मान के फाइनल अब चलो आगे, 10 साल बाद फिर उसी सेम पार्टी सेम मैटर को लेकर आप आगे नहीं आ सकते हो, दैट्स इट। रेस इप्सा लॉक्यूटर, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब चीजें अपने आप बोलती हैं, बताने की जरूरत नहीं है, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कई बार आप जाते हैं ना कि चीजें देखते हैं यार, हाँ ये सिचुएशन हो ऐसा हुआ है, सरकमस्टांसेस से पता चल जाता है कि चीजें अपने आप हुई हैं। रेस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब
ऑलवेज अगर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है और एजेंट ने कोई काम किया है और एजेंट की गलती है तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा, बिकॉज रेस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। हर काम में जहां प्रिंसिपल एजेंट होते हैं वहां प्रिंसिपल ही लायबल होता है। रेस सब जुडाइस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैटर अंडर कंसिडरेशन, जैसे इसको बोलते हैं स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट, ठीक है। रेस सब जुडाइस सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, इसका मतलब होता है भाई कि मैटर जो है ना अंडर कंसिडरेशन है, तो अभी इस पर स्टे रोक लगी हुई है, रेस सब जुडाइस। रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है दोस्तों, कनेक्टेड फैक्ट्स, जुड़े हुए तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स रिलेवेंट टू अ केस एंड एडमिजिबल इन एविडेंस, ऐसे फैक्ट्स जो मामले से जुड़े हुए होते हैं और कोर्ट में एज एन एविडेंस एडमिजिबल होते हैं, तो इसको हम लोग रेस जेस्टे को कनेक्टेड फैक्ट्स भी कह सकते हैं, कनेक्टेड फैक्ट्स, ठीक है, जो आपस में कनेक्ट है। रूल निसी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अ रूल विच विल बिकम इंपरेटिव एंड फाइनल, ऐसा नियम जो इंपरेटिव होता है और जो फाइनल होता है, बिकॉज फाइनल होगा अनलेस कॉज टू बी शोन अगेंस्ट इट, मतलब ऐसा नियम जो अनिवार्य है, मैंडेटरी नियम है और अंतिम हो जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई कारण न दर्शाया जाए। अगर आपने कोई अपना कोई इसका खिलाफ कुछ बोला नहीं तो वो रूल फाइनल माना जाता है। हाँ, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, रूल फाइनल है, ठीक है। सीरे फेसियास, सीरे फेसियास का मतलब होता है योर कॉज टू नो, आपका कारण जानना, भाई आपका कारण क्या है, आप क्यों किए ये। स्टेटस को इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग एट एनी गिवन डेट, किसी भी तिथि पर वस्तुओं की विद्यमान स्थिति, मतलब इसका प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, स्टेटस को क्या है इसका, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग अभी इसकी स्थिति में मौजूद है। साइंटी वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, इंजरी इज नॉट डन टू वन हु नोज एंड विल्स इट, मतलब साइंटी वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, मुझे पता है कि ये चीज खतरनाक है, इससे मुझे नुकसान हो सकता है, अगर मुझे नॉलेज है कि ये चीज खराब है, गलत है, हार्मफुल है, इसका मतलब आई एम नॉट इन्वाइटिंग कि तू मुझे हार्म ही कर दे, मुझे पता है कि ये व्यक्ति खतरनाक है, तो इसका मतलब मैं इन्वाइट नहीं कर रहा हूं कि ये मुझको आके हमला कर दे, नुकसान पहुंचा दे। तो अ नॉलेज ऑफ, ये नॉलेज अगर मेरे पास है कोई चीज हार्मफुल है, इट डजंट मीन आई एम इन्वाइटिंग टू दैट डेंजर कि आओ बैल मुझे मार, इसे कहते हैं असाइंटिव वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। स्पेस सक्सेशनिस्ट, ये आपका टीपी एक्ट का है, चांस ऑफ अ पर्सन टू सक्सीड एज एयर ऑन द डेथ ऑफ अनदर, जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि ये प्रॉपर्टी सब मेरी है, मेरा बाप मरेगा तो मेरे पास आएगा, अभी बाप मरा नहीं है, क्या पता बाप के पहले बेटा ही मर जाए, तो स्पेस सक्सेशनिस्ट का मतलब है मन में पहले ही सोच लिया भैया कि प्रॉपर्टी का तो मालिक मैं ही रहूंगा, क्योंकि बाप मरेगा तो बेटे के पास प्रॉपर्टी आएगी, तो इसे कहते हैं फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी इन सक्सेशन, ठीक है। सुप्रा का मतलब क्या होता है, अबव, ऊपर, ठीक है। दिस वर्ड अकरिंग बाय इटसेल्फ इन अ बुक रेफर्स द रीडर टू अ प्रीवियस पार्ट ऑफ द बुक, किसी पुस्तक में अकेले आने वाला यह शब्द पाठक को पुस्तक के पिछले भाग की ओर इंगित करता है, हमारे पिछले वाले पार्ट में वॉल्यूम नंबर 2 में ये आया था सुप्रा। सप्रेसियो वेरी, सप्रेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, मतलब आपको जो आपका प्रीवियस नॉलेज था उसको क्या कर देना, दबा देना, सप्रेस कर देना। स्वी ज्यूरिस ऑफ हिज ओन राइट, अपने स्वयं के अधिकार से। सिंपली सीटर मतलब सिंपली विदाउट एनी एडिशन। हाँ, साइंटर का मतलब क्या होता है, बीइंग अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब मुझे तथ्यों की क्या थी, जानकारी थी। साइंटर जो है, साइंटर वर्ड साइंस से बना है, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, मतलब आपको ज्ञान है परिस्थितियों का। साइन क्यों नॉन, एक अपरिहार्य शर्त, एंड इंडिस्पेंसिबल कंडीशन, एक ऐसी शर्त जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको मानना ही पड़ेगा। साइटस का मतलब होता है पोजीशन, सिचुएशन, लोकेशन, आपका साइटस क्या है। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, जो अपनी गति से अपने आप हो जाता है, सुओ मोटो, ठीक है। स्टेयर डेसाइसिस का मतलब होता है प्रीसीडेंट, लिटरली लेट द डिसीजन स्टैंड्स, इसको हम लोग कह सकते हैं पूर्व निर्णय, मिसाल की जगह आप लिखिए पूर्व निर्णय, पूर्व निर्णय मतलब एक ऐसा निर्णय जो पहले से ही कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है, उसे बोलते हैं स्टेयर डेसाइसिस। आइए दोस्तों, साइन डाई का मतलब या सीने डाई भी आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड, बिना कोई दिन तय किए, मतलब साइन डे। आप लोगों ने सुना होगा कि जो अभी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का के अंतर्गत ये बात कही भी आती है कि अभी हम इसको
मतलब स्थगित करते हैं तो स्थगन जो होता है ना वो साइन डे होता है, साइन डाई होता है। मतलब अगर हमने संसद को साइन डाई किया है मतलब स्थगित किया है तो अगली डेट नहीं बताई है कि अगला डेट कब होगा बैठक का, तो बिना अगली डेट बताए अगर आपने जो सीटिंग होती है वहां पर मतलब राज्यसभा लोकसभा की वो स्थगित हो जाती है तो उसको कहा जाता है सीने डाई एडजर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट होता है बिना डेट बताए कि अगली सीटिंग कब होगी वो सीने डाई अनिश्चित काल के लिए। तो सीने डाई का मतलब विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड। ट्रावेक्स प्रीपेरिटोटोरिस, ठीक है, ट्रावेक्स प्रीपेराटोट्रीज इसका मतलब होता है प्रिपरेटरी रिकॉर्ड्स, प्रारंभिक अभिलेख, मतलब भाई जो इनिशियल रिकॉर्ड्स है उनको प्रस्तुत करिए। टॉटम का मतलब होता है दोस्तों टॉट सिविल रॉन्ग एक्शनेबल विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के बिना या संविदा के बिना सिविल गलती पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने कोई सिविल रॉन्ग किया है आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, भले कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। उबीरी में फिडेई का मतलब होता है ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जो सद्भावना से काम किया जाता है उबेरी में फिडेई के अंदर आता है। थम्स अप करते रहना अगर आपको समझ में आ रहा है तो। उबी जस्ट ईबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, अगर मेरे जहां पर अधिकार है तो मेरे वहां रेमेडी भी होगी। तो ये बात आर्टिकल 32 पर भी लागू होता है। आर्टिकल 32 उबी जस्ट ईबी रेमेडी है, आपको फंडामेंटल राइट मिल गए, फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है, आर्टिकल 32 में आपको रेमेडी मिलती है। जहां अधिकार है वहां पर उपाय भी है। अल्ट्रा वायर्स मतलब ये कंपनी एक्ट में आता है, कंपनी लॉज में आता है, बियॉन्ड द स्कोप बियॉन्ड द पावर और अथॉरिटी, कोई भी कंपनी अपने पावर से बाहर जाकर काम करती है उसके बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स एक्ट। उट लिट पेंडेंट निहिल इनोवेचर, इनोवेचर इसका मतलब होता है नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लिटिगेशन, लिजिटेशंस, मतलब कि इसको लिटिगेशंस करिएगा, लिटिगेशंस होना चाहिए, ठीक है। नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस मतलब वाद के दौरान कुछ भी नया पेश नहीं किया जाएगा। भाई जो वाद चल रहा था ठीक है, जो मैटर थे मैंने आपको पेश कर दिए, नथिंग इज न्यू। तो उट लिट पेंडेंट निहिल इनोवेचर, नो नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस कैन बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग लिटिगेशंस। अब देखिए एक और पॉइंट आता है दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहले इसको पढ़ो। विस मेजर एक्ट ऑफ गॉड, याद रख लेना, जैसे कोई दैवीय आपदा से कोई नुकसान होता है उसे बोलते हैं विस मेजर, इसको पूछा जाता है। एक अब आता है यूसुफ फ्रैक्चरी, ये आपका टीपी एक्ट से लिया गया है। वन हु हैज द यूज एंड रीप्स द प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी बट नॉट ऑनरशिप, वह व्यक्ति जिसके पास संपत्ति का उपयोग और लाभ तो है, आप संपत्ति से उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, परंतु स्वामित्व तो नहीं है आपके पास, उसे बोलते हैं यूसुफ फ्रैक्चरी। नेक्स्ट, उट रेस मैजिस वैलेथ क्वाम पेरियत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्टिट्यूट सो एज टू गिव अ सेंसिबल और रीजनेबल मीनिंग टू देम, ठीक है। वर्ड ऑफ द एक्ट मस्ट बी कंस्टिट्यूट सो एज टू गिव अ रीजनेबल मीनिंग, हम बेयर एक्ट के अंदर लॉ के अंतर्गत सभी वर्ड्स का इस तरीके से मीनिंग निकालेंगे ताकि हम उसका रीजनेबल मीनिंग या सेंसिबल मीनिंग दे सकें, अपोजिट मीनिंग नहीं निकालना है। विजिलेंटी बेस्ट, विजिलेंटिबल्स मतलब विजिलेंट, दिमाग से तेज, ध्यान सुनना, जो सोवत है वो खोवत है। विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस या ज्यूरा सबवेनिएंट, द लॉ हेल्प्स दोज, लॉ उनकी हेल्प करता है हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु आर स्लम्बर और लेजी, कानून उन लोगों की मदद करते हैं जो सतर्क रहते हैं, न कि उन लोगों की जो सुस्त या आलसी हैं। वाइस वर्सा द ऑर्डर बीइंग रिवर्स्ड अदर वे राउंड, मतलब उल्टा, वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट। वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया, डैमेजेस सफर्ड बाय कंसेंट गिव्स नो कॉज ऑफ एक्शन, जैसे आप मेरे साथ आए, आप अपनी कंसेंट से मेरे साथ आए थे, खेल रहे थे और आपको चोट लग गई, आप मर गए, तो क्या आप मेरे पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, मुझे जेल करवा सकते हैं? नहीं, बिकॉज डैमेजेस सफर्ड बाय कंसेंट गिव्स नो कॉज ऑफ एक्शन, अगर कोई डैमेज हुई उसमें आपका कंसेंट था, इससे कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज होगा दोस्तों। दैट्स इट, ये हो गया एंड दोस्तों। मैं अनूप उपाध्याय आप सभी से विदा लेता हूं। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कम टाइम में पूरी चीज मैंने आपको देने की कोशिश करी है, एंड हिंदी में भी समझाया, इंग्लिश में भी समझाया, थोड़ी सी चीजों को रेफर भी किया, इजी बनाने की भी कोशिश करी है। मैं अनूप उपाध्याय आप सभी से विदा लेता हूं। सो जय हिंद एंड जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।